नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर है। टनकपुर से महाराष्ट्र के नांदेड़ साहिब तक के लिए नई ट्रेन सेवा को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है, जिससे उत्तराखंड के सिख समुदाय और श्रद्धालुओं की सालों पुरानी मांग को पूरा कर लिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे लेकर पीएम नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का आभार जताया है और कहा कि यात्रियों की यात्रा को और ज्यादा सुगम बनाएगी और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देगी। सीएम ने कहा कि तराई समेत पूरे प्रदेश को इससे सीधा फायदा होगा। सीएम ने कहा कि नई रेल कनेक्टिविटी प्रदेश के व्यापार, पर्यटन और सांस्कृतिक एकता को भी नई रफ्तार प्रदान करेगी। और इसी बीच देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है। संविदा और तदर्थ रूप से नियुक्त कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है। 10 साल की सेवा पूरी कर चुके कर्मचारी नियमित हो चुके हैं और होंगे। पुष्कर सिंह धामी ने सरकार ने यह बड़ा फैसला कर लिया है। कार्मिक विभाग ने इसका आदेश तक जारी कर दिया है। 4 दिसंबर 2018 तक 10 साल की सेवा पूरी कर चुके कर्मचारियों पर यह फैसला लागू होगा। अब ये राज्य सरकार के नियमित कर्मचारी बन जाएंगे। ये बड़ी खबर देहरादून से मिल रही है और तमाम उन कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है जिनको 10 साल 2018 तक पूरे हो जाएंगे। कोटद्वार में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की ओर से भव्य प्रेरणा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। विचार गोष्ठी भी यहां आयोजित की गई। यह कार्यक्रम झंडी चौड़ के अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र में आयोजित किया गया, जिसमें उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष हेतु खंडूरी, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कई विधायकों ने इसमें शिरकत की है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम भी विशेष रूप से मौजूद रहे। इस आयोजन का उद्देश्य बाबा साहेब के योगदान को याद करना और समाज में बराबरी, संवाद तथा संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करना है। संविधान का सबसे पहला अपमान उन्होंने किया। आपने देखा होगा कि आरक्षण का भी विरोध लगातार करके डॉक्टर अम्बेडकर को भारत रत्न भी नहीं दिया गया। प्रियम्बल संविधान का बदला गया लगातार और 88 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया। उनकी जो सोच है, जो विचार है और जो वो हमारे लिए 1950 के दशक में जो वो करके गए हैं, जो वो हमें बता के गए हैं, उनको दोबारा से यहाँ पर रखा जाए और वो प्रेरणा स्रोत तो रहे हैं, लेकिन जनता तक बताया जाए कि उन्होंने उस वक्त जो किया था वो आज धीरे धीरे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा हो रहा है। चक्राता में गर्भवती महिला से रेप के मामले में पुलिस ने आरोपी को लाखा मंडल पुल के पास से गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल 30 नवंबर को एक महिला ने गांव के ही रहने वाले शख्स पर रेप का आरोप लगाने के साथ 1 लाख रुपए में मामला दबाने और जान से मारने की धमकी देने जैसे गंभीर आरोप लगाए थे। मामले में डीएम के आदेश पर केस दर्ज कर पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं आरोपी ने कुछ लोगों पर रंजिश के तहत फंसाने के आरोप भी लगाए। जो इसमें रंजिश है, मामला ये ऐसी लगाया है जयपाल पियाडी और दौलत कुमार, विक्रम मानव और अरविंद सिंह, इन्होंने ये आरोप लगाया मेरे को। ऐसी आरोप सही है क्या? आरोप था सर, आरोप था। कालसी क्षेत्र के कोटी गांव में महासू देवता के मंदिर में चोरी की घटना सामने आई। अज्ञात चोरों ने मंदिर के दरवाजे ताले तोड़कर आभूषण चोरी कर लिए, जो करीब 3 किलो चांदी के थे। चोरी किए गए आभूषणों की कीमत करीब 8 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जिला पंचायत सदस्य दीवान सिंह तोमर ने एसडीएम को ज्ञापन देकर बाहर से आने वाले लोगों को वेरिफिकेशन करने की मांग की है, ताकि ऐसी घटनाओं पर पूरी तरह अंकुश लगाया जा सके। डोरिये महाराज के डोरिये होते हैं, चांदी के बने होते हैं और जो देवते के देव चिन्ह माने जाते हैं, उनको जो माने हम लोग देवते के जहाँ देवता जाता है वहाँ उन्हें ले जाया जाता है। वो बिल्कुल चार डोरिये थे, वो चोरी हो गए। भयानक चोरी हो जाती है, जिसमें महाराज का डोरिये, देव चिन्ह, तमाम जो वहाँ पे कीमती सामान था वो चोरी हो जाता है। तो लाखों रुपए का चोरी जौनसार बावर में, और वो भी कोटी क्षेत्र में जहाँ शांत
हमारा वातावरण है जौनसार बावर में। उसमें अभी मेरे को जो है ज्ञापन या प्रार्थना पत्र मिला है, उस पर हम लोग एक्शन करेंगे। और ये भी संज्ञान में आया है कि पुलिस की टीम भी वहाँ गई है और एसओजी की टीम भी गई है, तो उस पर कार्रवाई हो रही है। आने वाले दिनों में पहाड़ों का मौसम बदल सकता है। बारिश, ओले और बर्फबारी की संभावना के बीच नैनीताल जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है। डीएम नैनीताल ने सभी पालिकाओं और जिला पंचायत क्षेत्रों में ठंड से बचाव के निर्देश जारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि अलाव के लिए लकड़ी की पर्याप्त व्यवस्था हो, रैन बसेरों में सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। पर्यटकों को ठंड से राहत देने के लिए पर्यटन स्थलों और चौराहों पर आग की व्यवस्था सुनिश्चित करने के आदेश भी जारी कर दिए गए। जितने भी हमारे नगर निकाय हैं उनको रैन बसेरों को चाक चौबंद रखने के लिए कहा गया है। कोई भी निराश्रित बेसहारा है वो खुले में न सोएं, और रैन बसेरों का जो हाइजीन है, क्लोथिंग है, उस सब की प्रॉपर व्यवस्था हो। फंड्स प्रॉपरली रिलीज कर दिए गए हैं। उत्तराखंड में वन्य जीवों के हमले लगातार बढ़ रहे हैं और इसी बीच पौड़ी में बड़ा फैसला लिया गया है। पौड़ी में आदमखोर गुलदार की दहशत है, जिसकी वजह से पौड़ी में 48 स्कूलों में आंगनबाड़ी केंद्रों और में शनिवार तक की छुट्टी घोषित कर दी गई। गुरुवार को गुलदार के हमले में मंदिर के पुजारी की मौत हो गई थी, जिसके बाद गुलदार को आदमखोर घोषित कर दिया गया और उसको मारने के लिए टीमें तैनात कर दी गई हैं। बता दें कि पौड़ी में 15 दिन में दूसरा गुलदार आदमखोर घोषित हुआ है। वन्य जीवों में सिर्फ गुलदार का ही नहीं बल्कि भालू के हमले का भी खतरा बढ़ रहा है। लिहाजा अब शिक्षा विभाग की तरफ से एक और फैसला बड़ा कर दिया गया है। शिक्षा विभाग वन्य जीव हमले से प्रभावित स्कूलों में स्कॉट की व्यवस्था करेगा। शिक्षा विभाग ने इसके लिए विभाग से कहा कि जितने दूरस्थ इलाकों में बच्चों को यह सुविधा दी जाए, ताकि इसका खर्च जो है खुद शिक्षा विभाग उठाएगा। इस हेतु जो है एक तो वन विभाग से भी रिक्वेस्ट की गई है कि जानवरों के लिए जो उनके सिस्टम है उसको अडॉप्ट करें। और हमने किया हुआ कि स्कूल में बच्चों का थोड़ा टाइमिंग चेंज किया हुआ है और रिक्वेस्ट कर रखी है, उनके गार्जियन से रिक्वेस्ट की हुई है कि आप बच्चों जिस समय बच्चों की छुट्टी होती है या बच्चे जिस समय स्कूल को आते हैं उस समय एज ए एस्कॉर्ट उनके साथ आप लोग जो आएँ। और सरकार यही प्रयास सरकार ने किया है बीच में कि जो बच्चे दूर दराज से आते हैं उनके लिए भी एस्कॉर्ट की व्यवस्था हमारी उत्तराखंड गवर्नमेंट ने भी की हुई है और भारत सरकार से जो फंड आता है उसमें भी इसकी व्यवस्था की गई है। उत्तराखंड में वन्य जीवों के हमलों से लोग परेशान हैं। पौड़ी, रुद्रप्रयाग और चमोली जैसे जिलों में हालात इतने गंभीर हैं कि स्कूलों का समय बढ़ाना पड़ रहा है। कई जगह स्कूल बंद भी करने पड़े, लेकिन बड़ा सवाल तो यह कि जब खतरा इतना बढ़ गया है तो बच्चों को घर से पढ़ाने के लिए ऑनलाइन क्लास का विकल्प क्यों नहीं अपनाया जा रहा है। रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। प्रदेश में शिक्षा विभाग ने दावा किया है कि देहरादून में हाईटेक स्टूडियो बनाया गया है, जहां से वर्चुअल क्लासरूम के जरिए बच्चों को पढ़ाया जा सकता है। 840 स्कूलों के इस सिस्टम से जुड़े होने का दावा है। यहाँ टीचर्स और टेक्निकल स्टाफ भी तैनात हैं, लेकिन हकीकत क्या है? न्यूज़ 18 ने इसकी पड़ताल की। कैमरा पहुंचते ही सिस्टम को ठीक ठाक करने की कोशिश शुरू हो गई। ज्यादातर जगह क्लास कनेक्ट ही नहीं थी। एक जगह क्लास चल रही थी, लेकिन बच्चों को कैसे पढ़ाया जा रहा है इसकी मॉनिटरिंग का कोई सिस्टम नहीं था। अधिकारी दावा कर रहे हैं कि सब ठीक है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहती है। हमारे टोटल 840 स्कूल्स हैं और इसमें जो जैसे स्कूल का टाइमिंग होता है उसी टाइप से हमारा जो टाइमिंग है वो भी फिक्स है। तो इसमें जो हमारी क्लासेस हैं वो अभी 35 मिनट्स की पर क्लास चलती हैं और इस प्रकार से हम सभी क्लास जैसे 6 to 12 के लिए हम यहाँ से क्लास देते हैं। पहाड़ों में बच्चों की परेशानी अलग है। वन्य जीवों के हमलों के बीच उन्हें 3 किलोमीटर तक पैदल सफर करके स्कूल जाना पड़ता है, जबकि ऑनलाइन क्लास का कोई विकल्प नहीं। अधिकारी कह रहे हैं कि एस्कॉर्ट की व्यवस्था की गई है और बच्चों को वन्य जीवों से बचने के तरीके भी पढ़ाए जा रहे हैं। अभी
हमारा जो घर है वो यहाँ से ऊपर 3 किलोमीटर दूर है और हम रोज़ यहाँ नीचे 3 किलोमीटर नीचे आकर अपने विद्यालय में पढ़ने के लिए आते हैं, जिससे जो सबसे बड़ा खतरा है वो है भालू का, क्योंकि भालू अब काफ़ी खूंखार हो चुके हैं, वो हम बच्चों पर भी हमला कर सकते हैं, क्योंकि और जो हमारा रास्ता है वो काफ़ी बीहड़ जंगल के भीतर से जाता है। तो ट्रेनिंग का भी पार्ट भी ये बनाया जा रहा है कि हम जंगली जानवरों से कैसे बचें, और पूरा प्रयास किया जाए कि बच्चे भी हमारे जो है सुरक्षित रहें और शिक्षक भी सुरक्षित रहें। जो हमारे इंटरमीडिएट कॉलेजेस हैं उसमें से 1340 विद्यालय जो हमारे वर्चुअल सिस्टम से जुड़ चुके हैं, और ये बार बार पढ़ाए जा रहे हैं, बार बार उनके साथ जो है अभी भी आप कोई भी आप जांचते हैं तो उनकी पढ़ाई कुछ न पढ़ाई चल रही है। सवाल यही है कि जब खतरा लगातार बढ़ रहा है तो ऐसा सिस्टम क्यों नहीं बनाया गया कि बच्चे घर से ही सुरक्षित तरीके से पढ़ सकें? क्या शिक्षा विभाग किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है? चमोली से नितिन के साथ भारती सकलानी, न्यूज़ 18 देहरादून। उत्तराखंड में वन्य जीवों के हमले लगातार बढ़ रहे हैं, जिसमें कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने आज लोकसभा में इसे लेकर मुद्दा उठाया और खास तौर पर गढ़वाल संसदीय क्षेत्र में पिछले दिनों बढ़ रहे जंगली जानवरों के हमले को उठाया। अनिल बलूनी ने लोकसभा में कहा कि उन्होंने कुछ दिन पहले ही केंद्रीय वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव से इस मुद्दे को उनके सामने उठाया था ताकि इस पर तुरंत और प्रभावी कदम उठाए जा सकें। बलूनी ने कहा कि इस मौके पर मैंने उत्तराखंड के पीसीसीएफ से भी आग्रह किया है कि जंगली जानवरों के हमलों की स्थिति की नियमित समीक्षा की जाए और हर दिन रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाए। अनिल बलूनी ने कहा कि लोगों की सुरक्षा सबसे ऊपर है। बलूनी ने यह भी कहा कि इस मामले में राज्य सरकार को संसाधनों के साथ जल्द मदद करने की जरूरत है। बच्चों को लोग स्कूल भेजना बंद कर रहे हैं पहाड़ों के अंदर, क्योंकि बच्चों के ऊपर बहुत तेज़ी से हमले हो रहे हैं। अंधेरा होते ही पहाड़ों पे कर्फ्यू जैसी हालत हो जा रही है, इतने ज़्यादा मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा है। मेरा माननीय भूपेंद्र यादव जी बैठे हैं, मेरा उनसे आग्रह भी है कि इसमें राज्य की मदद करनी चाहिए। संसाधनों की आवश्यकता है बहुत बड़ी संख्या में। हम लोगों को नए आधुनिक पिंजरों की ज़रूरत है, हम लोगों को ट्रैंकुलाइजिंग का जो पूरा इक्विपमेंट है उसकी आवश्यकता है, और बहुत सारे फॉक्स गन होती है, इस तरह के बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता है। मेरा माननीय भूपेंद्र यादव जी से आग्रह है कि WII की जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है उसकी एक टीम तुरंत उत्तराखंड भेजी जाए कि आखिर ये उसका ध्यान रखा जाना चाहिए। हल्द्वानी में भावर वाले इलाके से हाथी नेपाल की ओर जाते हैं, लेकिन हाथियों का यह रूट विंदु खत्ता और लाल कुआं में आबादी बढ़ाने की वजह से रुक गया है। ऐसे में हाथियों की हलचल रिहायशी इलाकों की ओर ज्यादा बढ़ गई है। रिपोर्ट में आपको समझाते हैं। जानवरों का आतंक है इस पूरे क्षेत्र। कुमाऊं के तराई इलाके के किसान हाथियों के उत्पात से परेशान हैं। हल्दू चौड़, मोटा हल्दू और बिंदु खत्ता के इलाके में हाथियों का आतंक ऐसा है कि लोग खेतों में फसलों की बुआई करने से भी डरते हैं, क्योंकि हाथी लगातार फसलों को नष्ट कर रहे हैं। अगर इसके कारण देखें तो कई एलिफेंट कॉरिडोर, जिसकी वजह से बाकी हाथी घरों और खेतों का रुख कर रहे हैं। यहाँ पर हमने अनेकों बार फॉरेस्ट को भी कहा और यहाँ के जनप्रतिनिधियों को भी कहा कि भाई हमारे लिए यहाँ पर कम से कम जितना भी सीमांतर क्षेत्र किनारे किनारे लग रहा है, इसमें एक हाथी दीवाल के लिए जो है सरकार कुछ आगे को कदम बढ़ाए। हमने ऐसा निवेदन किया। काश्तकार को यहाँ पर जो है नुकसान के कारण अपनी भूमि, छोटा तो काश्तकार है, वो भी अपनी भूमि को बेच रहा है, करेगा क्या? दूसरी तरफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी ये कह रहे हैं कि हाथियों को रिहायशी इलाकों में एंट्री रोकने के कारगर कदम उठाए जा रहे हैं, जिसके लिए सोलर फेसिंग से लेकर खाई खोदने तक का काम किया जा रहा है। टीम है वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट जो हैंडल कर रही है, डेली ही वहाँ शाम को रात को गश्त कर रही है, और कुछ संवेदनशील स्थानों पे हाथी खाई भी खोदी गई है जिससे कि जानवर जो है खेतों की तरफ ना जा सके। तो इससे सकारात्मक रिजल्ट्स मिले हैं। कुछ क्षेत्र में अभी इश्यूज हैं जहां पर अभी हम ये सब कार्य कर रहे हैं, तो आने वाले समय वहां भी हाथी की समस्या का निराकरण हो पाएगा। दरअसल कुमाऊं के तराई इलाके से नेपाल के फतेहपुर, गदगदिया, टांडा होते हुए लाल कुआं, गौला नदी, सितारगंज, किलपुरा, सुरई और खटीमा जैसे कई एलिफेंट कॉरिडोर हैं।
जो कि बंद हो चुके हैं। कई इंसानों की आबादी इनका रास्ता रोके बैठी है, तो कहीं हाईवे और रेलवे ट्रैक है, जिसकी वजह से हाथियों की आवाजाही सिमट गई है। लिहाजा हाथी रिहायशी इलाकों का रुख कर रहे हैं। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। बीजेपी नेता कर्नल अजय कोठियाल के बयान और उसके रोल बैक के बाद धराली आपदा फिर राजनीति के केंद्र में है। कांग्रेस ने सरकार पर पीड़ितों से पीठ फेरने का आरोप लगाते हुए मलबे में दबे शवों की खोज, ध्वस्त मकानों को 50-50 लाख मुआवजा, हर्षिल झील को जल्द से जल्द चैनलाइज करने की मांग की। धराली का दौरा करने के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि सरकार आपदा पीड़ितों की अनदेखी कर रही है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता विनोद चमोली का कहना है कि कांग्रेस चुनावी मूड में है और हर मुद्दे को राजनीतिक चश्मे से देख रही है। उसकी मां वगैरह ना। नंबर 2 बात, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को ये कह के कि ये व्यावसायिक प्रतिष्ठान है, हम इनकी मदद नहीं कर सकते, सरकार अपना पल्ला न झाड़े, सरकार उनकी पुरजोर मदद करे। हर्षिल को हुए आसन्न जो अभी तक खतरा मंडरा रहा है हर्षिल पर, तत्काल सरकार उस लेक को उस लेक को खाली करने का काम करे, पानी को चैनलाइज करने का काम करे, नदी को चैनलाइज करने का काम करे। ये है कि पूरे उत्तराखंड में आपदा के तहत किसी प्रकार के क्षतियों का सरकार स्पष्ट आकलन करे और जो 5700 करोड़ उत्तराखंड की सरकार ने भारत सरकार से मांग की थी, उसमें से प्रधानमंत्री जी ने कहा 1200 करोड़ मिलेगा और वो 1200 करोड़ भी नहीं आया। कि अभी ये सरकार के आंकड़े आने वाले हैं कि सरकार ने कितना कंपनसेशन दिया है और सरकार ने अभी तक अवस्थापना सुविधाओं के लिए क्या क्या कुछ वहाँ पर किया है, ये सरकार की तरफ से आंकड़े सामने आने वाले हैं। तो समय आएगा, इसको सब जनता के सामने रखा जाएगा। आपको लगता है कि कांग्रेस पॉलिटिक्स है? हाँ, निश्चित तौर पर कांग्रेस तो इलेक्शन मोड में है, वो हर चीज़ को राजनीतिक चश्मे से देख रही है। हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान में आयोजित सहकारिता मेले में सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने स्वयं सहायता समूहों और महिला समूहों के उत्पादों के स्टॉल का निरीक्षण किया। मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि सहकारिता मेलों के आयोजन का उद्देश्य समूहों के उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराना और स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय स्तर तक पहचान दिलाना है। पहला उद्देश्य तो यह है कि हर ब्लॉक की जो एक उत्पादक है, जो हमारे एससीजी ग्रुप बना रहे हैं या महिला समूह बना रहे हैं, इसके ब्रांडिंग पूरे देश में करने की है। दूसरा यह है कि हमारे सहकारिता विभाग में हम अभी तक 30 लाख लोग जुड़े हैं। हमारा टारगेट है कि उत्तराखंड में 50 लाख लोग कोऑपरेटिव से जुड़े हैं। देश के कई राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया जारी है। उत्तराखंड में भी प्री एसआईआर शुरू हो चुका है, जो 31 दिसंबर तक होगा। आखिर क्या है यह प्री एसआईआर, रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड में भी पर्दे के पीछे वोटर लिस्ट का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर शुरू हो चुका है, जिसके लिए बीएलओ घर घर जाकर अपना काम शुरू कर चुके हैं। इस दौरान 2003 में हुए एसआईआर को बेस बनाकर 2025 की वोटर लिस्ट की तुलना होगी। इस दौरान जिन लोगों के नाम 2003 में है और 2025 में है, तो ऐसे लोगों को अपने माता पिता या दादा दादी की 2003 की स्थिति साफ करनी होगी। हालांकि इस एसआईआर के बीच सबसे ज्यादा टेंशन उन पतियों की बढ़ी हुई है जिनकी शादी 2003 के बाद हुई है, क्योंकि उन्हें पत्नी के माता पिता के कुछ दस्तावेज मंगाने होंगे। एसआईआर जैसी आए, एक नई चीज जनता में बीच में आ गई, लोग कंफ्यूजन में है, मैं भी कंफ्यूजन में हूँ। 2009 में मेरी शादी हुई है और 2003 से एसआईआर। मैं अपनी पत्नी से भी बात कर रहा था, अब आप अपने गांव जाइए, अपनी माता पिता से एनओसी लेके आइए या वहाँ से कटा के आइए। तो ये प्रोसेस जटिल है या सरल है, आने वाला समय बताएगा। पर मेरा अलग से मानना है कि एसआईआर जैसी प्रक्रिया लगातार होनी चाहिए। इससे ये तय हो पाएगा कि भारत के मतदाता कितने हैं। मेरी शादी 2014 सन में हुई है, तो उस समय मेरी शादी, मैं हल्द्वानी रहता हूँ, मेरी धर्मपत्नी पिथौरागढ़ गंगोली हाट की हैं। अब सरकार कहती है कि 2003 के डॉक्यूमेंट उनके मतदाता प्रमाण पत्र वाले लाने पड़ेंगे। तो किंतु मुझे लगता है कि 2003 में तो मेरी धर्मपत्नी जो थी वो मतदाता नहीं थी, उसने वोट नहीं दिया होगा। तो मुझे लगता है कि इसमें कुछ तकनीकी खामी है
जिसमें सुधार करना चाहिए, जिससे सरलीकरण हो सके। कागज बने तो ठीक, अच्छी बात है, लेकिन बहुत ज्यादा जटिलता नहीं होनी चाहिए। हालांकि सरकारी अधिकारी इस प्रक्रिया को बेहद आसान करार दे रहे हैं। उनका दावा है कि अभी प्रदेश प्री SIR की स्टेज में है, आगे आगे ये प्रक्रिया और साफ होगी। दाता पहले ज्योग्राफिकली कहीं और रहा हो, वैवाहिक आधार पर भी चांसेस होते हैं कि जो 2003 में कहीं और रहे हों, वो अब यहाँ वैवाहिक बंधन में बंधने के फलस्वरूप उनका विधानसभा क्षेत्र परिवर्तित हो गया हो, या जो बस आते हैं या रिटायरमेंट के बाद कुछ लोग कहीं चले जाते हैं। तो तमाम तरह की जो बातें हैं तो उसे समन्वय के साथ और उसमें BLO ऐप का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। जाहिर है 2003 की वोटर लिस्ट में जिन लोगों के नाम है उन्हें ज्यादा दिक्कत नहीं, लेकिन जिन लोगों के नाम नहीं है उनके लिए भी प्रक्रिया आसान है। वो अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाकर आसानी से अपना वोट बना सकते हैं। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश से लेकर बिहार तक महिला मैजिक ने सत्ता की जो तस्वीर बदली, वो 2027 से ठीक पहले उत्तराखंड में भी बीजेपी इसी मास्टर स्ट्रोक को दोहराना चाहती है, दोहरा सकती है। इससे कांग्रेस भी अनजान नहीं है।